हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 29 जून 2026 मंडे यानी सोमवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस की द डेली न्यूज़ एनालिसिस लेकर मैं शांतनु सनवाल आपके सामने फिर से एक बार हाजिर हूँ। तो आज बेसिकली हम लोग ये 3 आर्टिकल्स जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके इनको डिस्कस करना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप में से कोई भी लोग सी सेट अगर हमसे पढ़ना चाहते हैं तो 5 जुलाई से हमारा बैच शुरू हो रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके एनरोल कर सकते हैं। और अगर कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है वो आज के आर्टिकल्स पर चलते हैं। तो ये आज का न्यूज़पेपर है। फ्रंट पेज की अगर मैं आपको बात बताऊं तो ईरान और यूएस के बीच में जो सीज़ फायर हुई थी या जो एंटरिम डील हुई थी, उसके बाद फिर से कुछ मतलब इश्यूज यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, और फ्रेश स्ट्राइक्स जो है वो यहाँ पर हुई हैं। और अमेरिका ने भी यही कहा है कि अगर उसको ज़रूरत पड़ी तो वो फिर से जो है वो ईरान के ऊपर हमला करेगा, और इस तरीके का हमला करेगा कि ईरान विल नो लॉन्गर एग्जिस्ट। ठीक है ना, मतलब ट्रंप जिस तरीके की बातें करते रहते हैं उसी तरीके की बात इन्होंने यहाँ पर कही है। तो ईरान जो है वो यूएस की मिलिट्री साइट्स कुवैत और बहरीन में जो है उसके ऊपर हमला कर रहा है। ठीक है ना। इसके बाद आगे अगर यहाँ पर बढ़ें तो मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो 3 दिन की सेशल्स की यात्रा पर गए हुए हैं। इंडिया और सेशल्स के बीच के जो संबंध है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि द गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन, ठीक है, ये सेशल्स का सबसे बड़ा एक तरीके से प्रेसिडेंशियल ऑनर है ना। और ये गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। ठीक है, और ये इनको इसलिए दिया गया है कि इनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसको लेकर दिया गया है। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन टाइटल दिया गया है सेशल्स के द्वारा फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे यहाँ पर बीच में और कुछ खास नहीं है, सीधे हम लोग एक्सप्लेन पेज पर चलते हैं और वहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली 3 आर्टिकल्स हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल जो है वो ये बात कर रहा है कि ईरान के ऑयल को लेकर जो सैंक्शंस अमेरिका ने लगाए हुए थे, उन सैंक्शंस में कुछ समय की जो है वो रियायत या छूट या वेवर जो है वो दिया है। लेकिन फिर भी ऐसा मतलब इससे ऐसा नहीं होगा कि जो इंडियन रिफाइनर्स हैं वो मतलब काफ़ी जल्दबाजी दिखाएं या रश करें ईरान के ऑयल को ख़रीदने के लिए। ठीक है, अब ऐसा क्यों लिखा गया है, तो इस बात को अगर हम समझें तो देखिए, यूएस का जो ये वेवर है ये 22 जून को आया है। ठीक है, और इसमें क्या अलाउ किया गया है, इसमें अलाउ किया गया है प्रोडक्शन डिलीवरी एंड सेल ऑफ ईरानियन ऑयल। ठीक है, ईरान का जो तेल है, जो उसके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं और पेट्रोकेमिकल्स हैं, उनको वो बेच सकता है कब तक, 21 अगस्त तक। ठीक है ना, लगभग 2 महीने का जो है वो इसमें छूट दी गई है कि वो ये काम प्रोडक्शन भी कर सकता है, डिलीवरी एंड सेल ऑफ ईरानियन ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कर सकता है 21 जून तक। ठीक है, यूएस हैज़ ऑल्सो कमिटेड टू लिफ्टिंग इट्स नेवल ब्लॉकेड ऑफ ईरानियन पोर्ट्स। ठीक है, जो ईरान की बंदरगाहों या ईरान के पोर्ट्स का जो अमेरिका की नेवी ने ब्लॉकेड किया हुआ है उसको ब्लॉक किया हुआ है, अमेरिका ने ये भी कमिट किया है कि वो उस ब्लॉकेड को भी ख़त्म करेगा। ठीक है, तेहरान इज काउंटिंग ऑन बोथ मेजर्स टू मूव इट्स ऑयल विच हैज़ फॉर ईयर्स बीन प्रिडोमिनेटली एक्सपोर्टेड टू चाइना टू द वाइडर इंटरनेशनल मार्केट। और इन दोनों ही जो मेजर्स हैं या जो दोनों कदम उठाए गए हैं अमेरिका की तरफ से, उसके बाद तेहरान यानी कि ईरान जो है वो अब ये चाह रहा है कि उसका जो पिछले कई वर्षों से तेल जो है सिर्फ चाइना को ही एक्सपोर्ट होता था, अब वो चाहता है कि उसके लिए मतलब और देशों में भी उसका एक्सपोर्ट किया जाए। ठीक है, अब ये जो सैंक्शन वेवर है यानी कि ये जो सैंक्शंस लगाए गए थे और सैंक्शंस को जो अभी छूट दी जा रही है, ये इंडिया के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, क्योंकि इंडिया जो है वो कभी ईरान के क्रूड ऑयल मतलब ईरान से काफ़ी ज़्यादा कच्चा तेल हम लोग खरीदा करते थे। तो नेशनल ईरानियन ऑयल जो है मतलब ये हमारे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम भी चाहें तो ईरान से तेल खरीद सकते हैं, क्योंकि 2 महीने का यहाँ पर जो है वो वेवर दिया गया है। तो नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी ये स्टार्टेड रीचिंग आउट टू इंटरनेशनल ऑयल कंपनीज इंक्लूडिंग इंडियन रिफाइनर्स टू रिड्यूस कॉमर्शियल टाइज। मतलब वहाँ की जो ये नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी है वो और देशों के साथ बातचीत कर रही है। ठीक है, इंडियन रिफाइनर्स के साथ भी बातचीत वो कर रही है ताकि इनके बीच के जो कॉमर्शियल टाइज हैं मतलब ये उनको बातचीत कर सके, उनके साथ जो ये ऑयल वगैरह का ट्रेड है वो शुरू कर सके।
अब यहाँ पर सोर्सेज जो है इंडियन रिफाइनिंग सेक्टर में, उनका ये कहना है कि कंपनीज आर इन टच विद द ईरानियन साइड। ठीक है, इंडिया की जो ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज हैं वो ईरानियन कंपनीज के साइड के साथ टच में है, एंड दे आर ऑल्सो लुकिंग इन टू द कॉमर्शियल, लॉजिस्टिकल एंड टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ परचेजिंग ईरानियन ऑयल। यानी कि ईरान का जो ऑयल है उसको खरीदने के लिए क्या कॉमर्शियल, लॉजिस्टिकल और टेक्निकल फिजिबिलिटीज़ हैं, है ना, मतलब ये सारी फिजिबिलिटीज़ को जो है वो देखा जा रहा है। Although some barrels of Tehran's oils are bound to make their way to India over the next 2 months owing to discounts, industry experts and insiders don't expect large scale purchases at least for now. ठीक है, हाँ ये ज़रूर माना जा रहा है कि अगर वो थोड़ा सा मतलब डिस्काउंट वगैरह देंगे तो कुछ एक दो बैरल्स या कुछ बैरल्स जो है वो तेल, एक दो बैरल्स तो नहीं मतलब कुछ बैरल्स ऑफ इंडियन ईरान का जो ऑयल है वो इंडिया आ सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक्सपर्ट्स का और जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए इंसाइडर्स हैं वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तेल हम लोग वहाँ से खरीदेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि ये 60 दिन का जो वेवर दिया गया है जो 21 अगस्त को ख़त्म होगा, उसके बाद क्या। ठीक है, इंडियन रिफाइनर्स आर एक्सपेक्टेड टू ट्रेड कॉशियसली अमिड अ फ्रेजाइल पीस पैक्ट एंड लैक ऑफ लॉन्ग टर्म क्लैरिटी ऑन द फ्यूचर ऑफ ईरानियन ऑयल। तो इसी चीज़ की वजह से, ठीक है, एक तो ये जो पीस पैक्ट है ये काफ़ी क्या है, अभी फ्रेजाइल है। अभी हम देख ही रहे हैं जैसे कि ईरान के साथ इशू अमेरिका के चल ही रहे हैं, है ना, और साथ ही साथ ईरान के ऑयल को लेकर क्या फ्यूचर होगा उसका, उसको भी लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है ना, क्योंकि अमेरिका 21 अगस्त तक तो बात कही है कि वेवर दिया है, उसके बाद क्या होगा नोबडी नोज। साथ ही साथ लॉजिस्टिकल और पेमेंट रिलेटेड चैलेंजेस भी हैं ईरानियन ऑयल ट्रेड के साथ जुड़े हुए, ओइंग टू यूएस सैंक्शंस ऑन तेहरान फाइनेंशियल सेक्टर। क्योंकि ईरान के जो ये ऑयल सेक्टर है सिर्फ उसके ऊपर ही सैंक्शंस नहीं लगाए हुए हैं, बल्कि उसका जो पूरा का पूरा फाइनेंशियल सेक्टर है उसके ऊपर भी जो है वो अमेरिका ने काफ़ी ज़्यादा प्रतिबंध लगाए हुए हैं। तो इसकी वजह से भी पेमेंट रिलेटेड चैलेंजेस भी हैं। ठीक है, अब while the US waiver pertains specific to Iran's oil, petroleum products and petrochemical exports and not to the financial sector sanctions on Tehran। तो बेसिकली ये जो अमेरिका ने अभी वेवर या छूट दिया है वो सिर्फ ईरान के ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और पेट्रोकेमिकल के एक्सपोर्ट्स को लेकर है। ठीक है, उसका जो फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं उसको लेकर कोई भी वेवर या छूट नहीं दिया गया है। The waiver notification does not mention that payments for such purchases will be allowed in dollar denominated funds। ठीक है, यहाँ पर जो ये वेवर का नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें ये कहा गया है कि आप जो भी इस तरीके का मतलब जो भी ईरान से तेल खरीदेगा वो सिर्फ डॉलर डिनोमिनेटेड फंड्स में ही खरीदेगा। ठीक है, ये अमेरिका ने जो है वो कंडीशन लगाई गई है। दिस कुड हेल्प ईज सम इफ नॉट ऑल पेमेंट रिलेटेड पेन पॉइंट्स। मतलब इससे कुछ थोड़ा सा मतलब फ़ायदा हो सकता है, बट हाउ इट वुड एक्चुअली प्ले आउट रिमेन टू बी सीन। लेकिन इस चीज़ से सब कुछ मतलब एक्चुअल में कैसे होती है चीज़ें वो देखने वाली बात रहेगी। ठीक है, अब जो रिफाइनर्स कंसिडरिंग ईरानियन क्रूड ऑयल विल फोकस ऑन 3 की फैक्टर्स। यानी कि ऐसे जो इंडियन रिफाइनर्स हैं जो ईरानियन क्रूड ऑयल के ऊपर अपनी नज़र बनाए हुए हैं वो 3 फैक्टर्स के ऊपर विचार करेंगे। पहला है द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द सैंक्शंस रिलीफ, कि ये जो सैंक्शंस में रिलीफ या वेवर या छूट दी गई है ये कितने लंबे समय तक चलेगा, कितनी इसकी ड्यूरेबिलिटी होगी। ठीक है, तेल के प्राइस कितने होंगे, उसमें कितना डिस्काउंट जो है वो मिलेगा, और साथ ही साथ ये जो मैकेनिज़म्स हैं लाइक पेमेंट के मैकेनिज़्म, इंश्योरेंस, शिपिंग, लॉजिस्टिक्स, इन सारे मैकेनिज़म्स कितने ये मैकेनिज़म्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान रखते हुए ही फिर ये चीज़ की जाएगी। और इन जितने भी यहाँ पर आपको इश्यूज़ दिए गए हैं इनमें से पेमेंट जो है वो सबसे बड़ा हर्डल है। ठीक है, यहाँ पर ये बात है जो एक सुमित रितोलिया हैं, ये बेसिकली मैनेजर हैं मॉडलिंग एंड रिफाइनिंग एट एनालिटिक्स फॉर्म क्लिपलर, उनका ये बात कहना है। ठीक है, यहाँ पर रिफाइनरी एग्जीक्यूटिव्स ने ये भी कहा है कि दैट कॉल्स ऑन ईरानियन ऑयल इंपोर्ट्स विल बी टेकन वंस देयर इज क्लैरिटी ऑन ऑल दीज एस्पेक्ट्स। ठीक है, कि जब इन सारे इश्यूज़ को लेकर या सारे एस्पेक्ट्स को लेकर क्लैरिटी होगी तभी जाके फैसला लिया जाएगा कि ईरान का तेल इंपोर्ट करना है या नहीं करना है। ठीक है, इंडियन रिफाइनर्स स्टीयर क्लियर ऑफ ऑयल एंड गैस अंडर यूएस सैंक्शंस टू अवॉइड द रिस्क ऑफ अट्रैक्टिंग सेकेंडरी सैंक्शंस फ्रॉम वाशिंगटन। अब यहाँ पर इन्होंने ये वाली बात जो टच की है ये वो वाला इशू है जो रशिया के साथ हमारे ऑयल को लेकर संबंधित है ना। उसके बाद आपको याद होगा कि रशिया के से हम लोग तेल वगैरह खरीदते थे, गैस खरीदते थे, तो अमेरिका ने हमारे ऊपर जो है वो 25% एक तरीके से एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया था, है ना, पेनल्टी के रूप में, है ना। 25% तो था ही था रेसिप्रोकल टैरिफ, और 25% उसने और लगा दिया था इसीलिए कि हम लोग रशिया से जो है वो तेल खरीदते हैं, गैस खरीदते हैं। अब यहाँ पर वही चीज़ लिखी गई है। ठीक है, क्योंकि
सेकेंडरी सैंक्शंस ना लग जाएं कुछ। फिर से वही बात कि अगर मान लीजिए ईरान का हमने तेल खरीदा या लंबे समय तक खरीदा या किसी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे खरीदा जो अमेरिका को पसंद ना आई, तो उसने हमारे ऊपर पता चला कि फिर से सेकेंडरी सैंक्शन लगा दिया। तो मतलब ये थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो मतलब एक चिंताजनक बात है, ठीक है। ये मतलब हमारे जो क्या कह सकते हैं आप, जो हमारे सॉवरन राइट्स हैं, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली बात यहाँ पर दी गई है। भाई ये हमारा मतलब इंडिया बीइंग अ सॉवरन कंट्री, बीइंग द यू कैन से द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, ये हमारा खुद का फैसला होना चाहिए कि हम कौन सी चीज़ किससे खरीदें या किससे ना खरीदें, ठीक है। हम अमेरिका से डर के तो ये नहीं कर सकते कि भाई हम ईरान से नहीं खरीदेंगे या रशिया से नहीं खरीदेंगे या सारा तेल अमेरिका से ही खरीदेंगे। ये तो मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे सॉवरन राइट्स को अंडरमाइन करने वाली बात है, ठीक है ना। बट अब यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ लिखी है और ऐसा पास्ट में मैंने आपको जो इंसिडेंट्स बताया हुआ भी है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इवन इफ क्रूड ट्रेड इज टेम्परेली परमिटेड द बैंकिंग साइड रिमेन्स कॉम्प्लिकेटेड, Iranian banks are still heavily sanctioned, so buyers would need to resolve the formalities of payment, documentation and settlement before regular trade can resume। क्योंकि मैंने आपको वही बताया कि जो ईरान का फाइनेंशियल सेक्टर है उसके ऊपर अभी भी काफ़ी सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब जो भी ईरान से तेल खरीदेगा उसको पहले ये सारे जो इश्यूज़ हैं, ठीक है, पेमेंट के, डॉक्यूमेंटेशन के और ये सारी चीज़ें जो हैं वो पहले सॉर्ट आउट करनी होंगी। नाउ दैट द वेवर हैज़ एक्चुअली बीन इशूड, इंडियन कंपनीज में स्टार्ट बाइंग ईरानियन क्रूड, ठीक है। अब क्योंकि वेवर दिया गया है तो हो सकता है कि इंडिया की जो कंपनीज हैं, जो ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज हैं, वो ईरान से कच्चा तेल खरीदना शुरू करें। बट आई थिंक द नंबर ऑफ बायर्स विल स्टिल बी क्वाइट लिमिटेड, ठीक है। लेकिन वही बात है कि जो मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल खरीदा जाएगा ऐसा नहीं लगता है, ठीक है। अब इसके बाद लिखा है कि सो फार चाइनीज रिफाइनर्स दैट बॉट सैंक्शनड ईरानियन क्रूड मोस्टली डेल्ट डायरेक्टली विद तेहरान एंड पेड इन युआन, ठीक है। मतलब जब चाहे ये ईरान के ऊपर सैंक्शन भी लगा हुआ था, तब भी जो चाइनीज़ रिफाइनर्स हैं उन्होंने ईरान का तेल खरीदा और डायरेक्टली तेहरान के साथ डील की और उसको जो अपनी लोकल करेंसी है युआन उसमें पेमेंट करा, ठीक है। ये ऐसा मॉडल है जो इंडियन रिफाइनर्स लगता नहीं है कि इसको रेप्लिकेट कर पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो तो ये नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि ये सारी चीज़ें मतलब इस तरीके से अगर ईरान के साथ अगर ट्रेड किया जाता है तो ये डायरेक्टली ये दिखेगा कि आप अमेरिका के साथ, आप यूएसए के साथ कन्फ्रंट कर रहे हैं, ठीक है। और इंडिया बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं चाहेगी, क्योंकि वैसे भी मतलब एक तो पुराना इंसिडेंस ही है 25% एक्स्ट्रा पेनल्टी जो टैरिफ लगाया था वो, और दूसरी बात ये कि अभी हमारा जो ट्रेड नेगोशिएशन है, ठीक है, ट्रेड डील को लेकर जो नेगोशिएशंस हैं वो वैसे ही अभी मतलब काफ़ी लंबे टाइम से अटके हुए हैं। तो ऐसे में इंडिया कुछ इस तरीके की एक्टिविटी करेगा ये बिल्कुल भी मतलब इसके कोई चांसेस लगते नहीं हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये लिखा है कि सिग्नल्स इन द प्रीवियस वेवर, जब पीछे मतलब जब पहले इस तरीके के वेवर्स या छूट दी गई थी तो उसमें क्या हुआ था देखें। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इंडियाज बाइंग बिहेवियर ड्यूरिंग द मंथ लॉन्ग सैंक्शन वेवर्स ऑन इरानियन ऑयल इशूड बाय द यूएस ड्यूरिंग द वेस्ट एशिया वॉर ऑल्सो सपोर्ट्स द आर्ग्यूमेंट दैट इट इज़ अनलाइकली टू क्विकली रैम्प अप क्रूड इम्पोर्ट्स फ्रॉम ईरान। मतलब जो ये मार्च के महीने में एक बार पहले भी मतलब जब ये वेस्ट एशिया का वॉर या इशू चल रहा था तो तब भी अमेरिका ने जो है वो 1 महीने का इस तरीके का वेवर दिया था ईरानियन ऑयल को लेकर, ठीक है। लेकिन वहाँ पर से भी हमें ये देखने को मिलता है कि उस समय जो 1 महीने की छूट मिली थी, लेकिन तब भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने कोई बहुत मतलब जल्दबाजी दिखाते हुए ईरान से बहुत सारा तेल खरीद लिया हो, है ना। तो जब उस समय भी ऐसा नहीं हुआ तो इस बार भी ऐसा नहीं होगा ऐसा लगता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि आफ्टर अ गैप ऑफ नियरली 7 ईयर्स, 7 साल के गैप के बाद इंडियन रिफाइनर्स ने क्रूड ऑयल खरीदा अप्रैल के महीने में, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम बहुत ही कम था, सिर्फ 5,30,000 टन, यानी कि जो इंडिया का ओवरऑल ऑयल इंपोर्ट है किसी भी महीने का उसका सिर्फ 2.7%, ठीक है। मतलब बहुत कम खरीदा यहाँ पर ये बताया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जो प्रीवियस वेवर जनरेटेड लिमिटेड पार्टिसिपेशन फ्रॉम नॉन चाइनीज बायर्स बिकॉज ऑफ पेमेंट कर्व्स एंड अदर इश्यूज, ठीक है। मतलब जो इस तरीके के पहले भी वेवर्स दिए गए हैं उसमें पार्टिसिपेट किन्होंने किया है, जो नॉन चाइनीज बायर्स हैं वो बहुत कम, है ना। चाइना तो खैर सैंक्शन वाला भी खरीदता रहा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो वेवर्स दिए गए हैं उस समय पहले भी ऐसा हुआ है कि नॉन चाइनीज बायर्स बहुत कम ही रहे हैं, है ना। क्योंकि एक तो पेमेंट का इशू है और साथ ही साथ कुछ और भी बाकी इश्यूज इसमें रहे हैं। फर्दर ऑयल स्कार्सिटी वॉज द मेजर मोटिवेशन फॉर इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस वेवर एज इट स्क्रैम्बल टू मेक अप फॉर द लॉस सप्लाईज फ्रॉम अदर वेस्ट एशियन कंट्रीज, ठीक है। हालांकि जब मतलब पिछली बार जो वेवर दिया गया था उसमें इंडिया के लिए एक मोटिवेशन ये था कि ऑयल की कमी हो रही थी, तेल की कमी हो रही थी, क्योंकि जो बाकी वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ से सप्लाईज काफ़ी कम हो रही थी, ठीक है। लेकिन अगर सऊदी, यूएई और अदर से तेल आना शुरू हो जाता है, क्रूड ऑयल आना शुरू हो जाता है, तो इंडिया के पास कोई फिर बहुत बड़ा कारण नहीं है कि वो, है ना, ईरानियन तेल को खरीदे, है ना। रिस्क क्यों लेगा, क्योंकि वही मैंने आपको इशू बताया। अब यहाँ पर इन्होंने वही बताया गया है कि 20 मार्च को जो ये वेवर दिया गया था उसके बारे में बात कर रहे हैं।
इंडिया ने सिर्फ 2 ईरानियन कार्गोज खरीदे, ठीक है, उस समय की बात बता रहे हैं, और जो कि लगभग मिड अप्रैल के आसपास इंडिया पहुंचे। और अर्लियर पैटर्न को अगर हम ध्यान में रखें तो आई वुड एक्सपेक्ट द बिगेस्ट इंक्रीज इन इंडियन बाइंग इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई, ठीक है, सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई में ही जो है वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिल सकता है अगर हम लोग वहाँ से तेल खरीदते हैं तो। दैट इज प्रोबेबली विल कंपनीज विल स्टार्ट ट्राइंग टू सिक्योर एज मच एज ऑयल एज पॉसिबल वाइल स्टिल लीविंग इनफ टाइम टू कंप्लीट द पेमेंट्स एंड डिलीवरीज बिफोर द वेवर एक्सपायर्स। क्योंकि सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई में ये करेंगे तो लगभग 1 महीने के आसपास में तेल वेल सब आ भी जाएगा। और दूसरी बात है कि 21 अगस्त तक की जो ये डेडलाइन दी गई है वेवर के एक्सपायर होने की, तब तक पेमेंट वगैरह भी सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये लिखा है कि पेमेंट्स मेड टू ईरान एंटिटीज आफ्टर अगस्त 21 वुड कैरी अ सीरियस compliance रिस्क, सो इंडियन रिफाइनर्स विल नॉट वांट टू गेट क्लोज टू दैट डेडलाइन। वही चीज़ लिखी है कि अगर 21 अगस्त के बाद जब वेवर एक्सपायर हो रहा है तो उसके बाद अगर आप ईरानियन कंपनीज को पेमेंट करते हैं तो फिर वही कंप्लायंस रिस्क आएगा, है ना। यानी कि अमेरिका कहेगा कि जो हमने वेवर दिया था आपने उसको फॉलो नहीं करा, उसको कंप्लाई नहीं करा, तो फिर वही कुछ सेकेंडरी सेंक्शंस वगैरह लगाए जा सकते हैं। तो ठीक है, तो इंडियन रिफाइनर जो है उस डेडलाइन से पहले पहले ही ये सारा काम निपटा लेना चाहते हैं। चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना इज लाइकली टू रिटर्न एज द डोमिनेंट बायर ऑफ ईरानियन क्रूड वंस ऑयल फ्लोज थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नॉर्मलाइज, ठीक है। एक बार जब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल का जो मूवमेंट है वो नॉर्मलाइज हो जाता है तो चाइना ही वो देश होगा जो सबसे ज़्यादा ईरान का तेल खरीदेगा, ठीक है। इस क्राइसिस से पहले भी चाइना ही वो देश था जो ऑलमोस्ट सारा का सारा ऑयल एक्सपोर्ट ईरान का खरीद रहा था, ठीक है। इसके जो लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स हैं वो भी काफ़ी बढ़िया हैं और पेमेंट मैकेनिज्म्स भी अच्छे हैं, ठीक है, क्योंकि ये वही मैंने बताया लोकल करेंसी में डील कर लेते हैं, है ना। तो सो फॉर इंडियन रिफाइनर्स टू लिफ्ट ईरानियन ऑयल कार्गोज दे वुड मोस्ट लाइकली हैव टू कम्पीट विद देयर चाइनीज काउंटर पार्ट्स एंड परहैप्स इवन अदर इंटरेस्टेड बायर्स, ठीक है। मतलब अगर इंडिया को ईरान से तेल खरीदना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, चाइना के साथ ये जो बाकी और देश हैं जो तेल खरीदना चाहते हैं उनके साथ कम्पीट करना पड़ेगा, ठीक है। To add to that, the discounts on Iranian oil could narrow, taking away a significant price advantage from the buyer's perspective। अब लेकिन होगा क्या कि जब इतने सारे लोग अगर मतलब और देश भी खरीदने के लिए अगर इंटरेस्टेड होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ईरान क्या करेगा, जो अपने तेल के ऊपर वो डिस्काउंट दे रहा है वो डिस्काउंट कम कर देगा, क्योंकि जब उसको ज़्यादा बायर मिलेंगे तो डिस्काउंट कम कर देगा ना वो भी। तो इससे क्या है कि जो प्राइस एडवांटेज हो सकता है फॉर द बायर्स परस्पेक्टिव वो कम हो जाएगा। Iran was forced to sell its oil at a discount as the US sanctions kept most potential buyers at bay. But with the waiver in place, discounts may shrink considerably as would the scope for refiners to bargain। है ना, वही लिखा हुआ है कि यूएस ने जब सैंक्शन लगाया हुआ था तो ईरान की मजबूरी थी क्योंकि खरीदने वाले लोग कम थे तो वो डिस्काउंट में बेच रहा था। लेकिन अब जब सैंक्शंस जो हैं वो हटा दिए गए हैं, उसमें वेवर दिया गया है, तो वो अपना डिस्काउंट जो है वो ऑब्वियसली बात कम कर सकता है और इससे जो रिफाइनर्स हैं उनके पास बार्गेन करने का भी एक स्कोप रहेगा। There are around 5 million barrels of Iranian crude already loaded on vessels in the Gulf, so Indian buyers will probably focus on cargoes that are already afloat। ठीक है, लगभग 5 मिलियन के आसपास बैरल्स ईरान का जो कच्चा तेल है वो ऑलरेडी जहाज़ों में, शिप्स में, वेसल्स में लोडेड है। तो इंडियन बायर जो है वो प्रोबेबली उन्हीं कार्गोज के ऊपर फोकस करेंगे जो अभी मतलब ऑन द वे हैं। दैट वुड बी मच फास्टर एंड ईजियर ऑपरेशनली, क्योंकि वो मतलब वहाँ से आने में भी जल्द पहुँच जाएगा यहाँ। तो क्रूड कुड रीच इंडिया इन अबाउट अ वीक, ठीक है, एक हफ्ते में पहुंच जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी लोड वगैरह सब कुछ हो चुका है। एट द सेम टाइम दीज बैरल्स विल प्रोबेबली बी इन वेरी हाई डिमांड, और ये बैरल जो है ऑब्वियस सी बात है कि इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि इनको लेकर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कम होंगे, है ना। चाइना जो है वो भी इंटरेस्टेड होगा और इवन यूएस बायर जो है वो भी इसको खरीदना चाहेंगे। सो वी कुड इवन सी आर सिचुएशन where Indian refiners have to compete for Iranian cargoes even though they are geographically the closest major buyers। ठीक है, मतलब और देश भी अगर खरीदेंगे ऑब्वियस सी बात है यही वाला जो ऑलरेडी लोडेड है तो उसको लेकर कंपटीशन बढ़ेगा। हालांकि इंडिया जो है वो जोग्राफिकली अगर हम बात करें तो सबसे नज़दीक है लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। इसके बाद यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि इट इज़ ऑल्सो वर्थ नोटिंग दैट इंडिया हैज़ सिग्निफिकेंटली डाइवर्सिफाइड इट्स ऑयल इम्पोर्ट बास्केट बियॉन्ड द गल्फ ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। यानी कि पिछले कुछ सालों में पहले हम ज़्यादातर जो अपना तेल खरीदते थे वो गल्फ़ कंट्री से ही खरीदते थे, लेकिन अब हमने अपना जो इंपोर्ट बास्केट है उसको काफ़ी ज़्यादा क्या कर दिया है, डाइवर्सिफाइड कर दिया है अवे फ्रॉम द गल्फ़, है ना। यानी कि सिर्फ हम गल्फ़ कंट्री से नहीं बाकी और देशों से भी इससे तेल खरीद रहे हैं। एंड दैट हेल्प द कंट्री इंश्योर एडिक्वेट सप्लाईज इवन ड्यूरिंग द पीक ऑफ वेस्ट एशिया क्राइसिस। और इसी चीज़ की वजह से जब वेस्ट एशिया में क्राइसिस हो रहा था तो तब भी हमारे पास एडिक्वेट सप्लाईज जो है वो बनी रही। तो सिंपली पुट देयर इज़ नो रियल प्रेशर ऑन इंडियन रिफाइनरीज टू लिफ्ट ईरानियन ऑयल कार्गो इवन ड्यूरिंग अ ग्लोबल सप्लाई स्क्वीज।
ठीक है, तो इसलिए मतलब इंडिया के रिफाइनर्स के ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि ईरान अगर तेल दे रहा है या वेवर मिल रहा है तो तेल खरीदना ही खरीदना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब बहुत कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि जो तेहरान है या जो ईरान है वो अपने इच्छुक जो ग्राहक हैं या जो विलिंग बायर्स हैं उनको किस तरीके के टर्म्स वगैरह देता है। ठीक है, अगर फ़ायदा होगा तो मे भी खरीदा जा सकता है, बट बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ लगता नहीं है कि खरीदा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक डेटा दिया गया है, यहाँ पर ऊपर तो खैर ये चार्ट में आपको ये दिया गया है कि पिछले लगभग 1 साल में, ठीक है, हमने किस कंट्री से कितना तेल खरीदा है ना, वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि रशिया है, इराक है ना, सऊदी, यूएई, यूएस, ईरान। ईरान में आपको बस यहाँ पर एक छोटा सा दिखेगा ये वाला, ये मैंने आपको बताया कि वही जो अप्रैल के महीने में था, है ना, अप्रैल 2026 में हमने सिर्फ थोड़ा सा तेल यहाँ से खरीदा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक डेटा ये दिया गया है कि 2009-10 की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो ऑयल इंपोर्ट होता था टोटल, उसमें से लगभग 14% से ज़्यादा हम ईरान से ख़रीदते थे। और जैसे जैसे इसके ऊपर सेंक्शंस जो है वो बढ़ते गए चले गए, तो इम्पोर्ट जो है वो हमारा कम हो गया। ठीक है, इम्पोर्ट्स जो है वो ब्रीफली रिकवर होता है मिड टू लेट 2000s में, जो ईरान की न्यूक्लियर डील हुई उसके बाद। लेकिन उसके बाद जब ट्रंप ने उस डील को फिर से एक तरीके से खारिज कर दिया, है ना, तो फिर उसके बाद ये हमारा जो इम्पोर्ट है वो फिर से कम हो गया। और मैंने आपको ये बताया कि लगभग 7 साल के बाद पहली बार, है ना, अभी अप्रैल के महीने में हमारा क्रूड ऑयल हमने ईरान से लिया है। ठीक है, तो आई होप आप बात समझ गए क्या इश्यूज़ हैं इस पूरे मैटर को लेकर। चलिए, इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक अगला आर्टिकल देखते हैं। इसमें लिखा है कि डज डायलिंग 112 हेल्प्स इन ऑल इमरजेंसीज डिपेंड ऑन स्टेट यू लिव इन। ठीक है, देखो अब यहाँ पर सवाल ये है कि जब भी मतलब कुछ इमरजेंसी होती है, जैसे कि मान लीजिए कोई सड़क दुर्घटना हुई, कोई रोड एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, तो आप कौन सा हेल्पलाइन नंबर डायल करते हैं, या कभी कोई फायर का इंसिडेंट हुआ या कोई मेडिकल क्राइसिस हुआ तो कौन सा नंबर डायल करते हैं। ठीक है, ये पहला चैलेंज है जो इंडियंस फेस करते हैं इमरजेंसी के दौरान, क्योंकि मल्टीपल हेल्पलाइन नंबर्स होने की वजह से एक तो कन्फ्यूज़न होता है ना, बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको नंबर याद ही नहीं होते कि किसके लिए कौन सा नंबर डायल करना है ना, और कभी कभी इसी वजह से जो है वो आपको सामने से जवाब मिलने में या रिस्पॉन्स मिलने में डिले भी होता है। ठीक है, इसी इशू या इसी समस्या को दूर करने के लिए जो यूनियन गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार ने एक नेशन वाइड इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम दैट इज़ NERS नंबर जो है वो जारी किया है, दैट इज़ 112 जारी किया गया है 2009 में। जैसे अमेरिका में इस तरीके का नंबर होता है 911। ठीक है, तो इसका इंटेंशन ये था इसके पीछे कि जितने भी इमरजेंसी नंबर्स हैं, जैसे पुलिस का नंबर आपको पता है 100, फायर का नंबर है 101, एम्बुलेंस या इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज का नंबर है 102, ठीक है, एम्बुलेंस का नंबर है 108, हाईवे में अगर कुछ इशू आ जाता है तो नंबर है 1033, वुमेन रिलेटेड कुछ इशूज़ है तो नंबर है 181, ठीक है, चाइल्ड रिलेटेड इशूज़ है 1098, और अगर महिला किसी दुख तकलीफ में है, महिला इन डिस्ट्रेस है, तो उसके लिए नंबर है 1091। ठीक है, तो मतलब इंटेंशन ये है कि ये जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं, जो इमरजेंसी नंबर्स हैं, इन सबको एक नंबर के अंदर सब्ज्यूम कर लिया जाए, दैट इज़ 112। ठीक है, लेकिन ये मैंने बताया 2019 में इसको इशू किया गया है, लेकिन 7 साल के बाद भी, इसको लॉन्च करने के 7 साल के बाद भी बहुत कम ऐसे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ हैं जहाँ पर इसका यूज़ किया जा रहा है, या जहाँ पर ये सारी के सारी जो इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर्स हैं उनको इसमें इंटीग्रेट किया गया है। ठीक है, सिर्फ 5 ही स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ हैं। कौन कौन सी? दिल्ली, केरला, गुजरात, हरियाणा और लक्षद्वीप। ठीक है, इसमें से भी आप समझ सकते हैं दिल्ली एक यूटी हो गया, लक्षद्वीप एक यूटी हो गया। सिर्फ 3 राज्य हैं अदर देन दैट इज़ केरला, गुजरात एंड हरियाणा, जहाँ पर सारी की सारी जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको 112 के अंतर्गत इंटीग्रेट किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी ये होने वाला है, फुल इंटीग्रेशन उत्तर प्रदेश में भी होने वाला है। यहाँ पर सिर्फ जो 102 है, दैट इज़ इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, उसको इंक्लूड करना बाकी है। बाकी या सारी सर्विसेज यहाँ पर भी इसके अंदर इंक्लूड हो गई है यूपी में। ठीक है, अब यहाँ पर यह बताया गया है कि पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को 3 महीने का समय दिया है कि वो अपना जो टेक्निकल और ऑपरेशनल इंटीग्रेशन है इस 112 हेल्पलाइन के अंदर में कर लें। ठीक है, 3 महीने का समय जो है वो दिया गया है। अब वाई इज़ 112 इंडियाज़ कॉमन इमरजेंसी नंबर? ठीक है, इट इज़ नॉट जस्ट इंडिया दैट हैज़ अडॉप्टेड दिस कोड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही इस कोड को यूज़ किया जाता है या इस नंबर को यूज़ किया जाता है। 112 हेल्पलाइन नंबर जो है वो यूरोपियन मेंबर स्टेट्स और कई और देशों में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर यूरोपियन कॉन्फ्रेंस ऑफ पोस्टल एंड टेलीकम्युनिकेशंस एडमिनिस्ट्रेशंस दैट इज CEPT का मेंशन किया गया है। इसने पहली बार रिकमेंड किया कि 112 को एक कॉमन इमरजेंसी नंबर के रूप में यूज़ किया जाए, और ये रिकमेंडेशन इसने दिया था 1976 में। और इसके पीछे 2 कारण थे। ठीक है, 2 प्रैक्टिकल रीजंस क्या थे? पहला ये था
कि टेलीफोन्स एट दैट टाइम हैड रोटरी डायल्स। ठीक है, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने देखा हो, वो पहले से टेलीफोन होता था जिसमें इस तरीके का डायल होता था। ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके उसमें नंबर लिखे होते थे और आपको कोई भी नंबर अगर मिलाना है तो इसको ऐसे पकड़ के पूरा घुमाना पड़ता था। ठीक है ना, इसको कहते थे रोटरी डायल। और उस तरीके के नंबर्स में 112 को डायल करना जो है वो सबसे कम समय लेता था। ठीक है, दूसरी बात ये थी कि डायलिंग द नंबर 3 वुड लॉक द डायल। ठीक है, अगर आप 3 नंबर को डायल करते थे तो जो डायल है, मतलब ये जो डायल आप ऐसे घुमा रहे हैं, वो लॉक हो जाता था। तो अगर मान लीजिए फ़ोन लॉक भी है तो भी आप 112 जो है वो आराम से डायल कर सकते हैं, है ना। तो ये इशू जो है, मतलब इस वजह से ये जारी किया गया था। साथ ही साथ CAPT ऑल्सो चोज डिफरेंट डिजिट्स रादर देन रिपीटेड डिजिट्स लाइक 111 और 999 टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल डायलिंग। ठीक है, इन्होंने 111 या 999 जैसे रिपीटेटिव डिजिट्स का यूज़ इसलिए नहीं किया ताकि कभी गलती से इस तरीके के नंबर मिल जाए तो उस चीज़ से बचने के लिए। अब आज के समय में हमें पता है कि अब ये इस तरीके के डायल वाली चीज़ें तो है ही नहीं, है ना। मतलब इस तरीके के रोटरी डायल्स वाले फ़ोन तो अब है ही नहीं, अब तो लैंडलाइन ही एक तरीके से नहीं है, या मोबाइल फ़ोन भी है तो उसमें भी कीपैड नहीं है, अब तो सब कुछ टच स्क्रीन हो गया। तो आज के डेट में जो टच स्क्रीन्स हैं उनमें भी अगर हम बात करें तो 112 को डायल करना आसान है कंपेयर टू 108 या 102। आप एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अपने मोबाइल का जो टच पैड होता है, जो टच स्क्रीन होता है, उसमें आप देखिएगा कि 112 डायल करना आसान है। 2 बार 1, उसके बगल में जस्ट एक 2। ठीक है, 10 आप डायल करेंगे तो यहाँ पर 1 रहेगा, फिर यहाँ पर 0 रहेगा, फिर यहाँ पर 8 रहेगा। ठीक है, या 1 आप करेंगे यहाँ 2 रहेगा, यहाँ मतलब यहाँ 0 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा। 112 करना आसान है, एक बार 1, एक बार 1, एक बार 2, बस, है ना। तो वो आसान है, समझ रहे हैं बात। अब इसके बाद यहाँ पर हाउ डिड इंडिया डिसाइड टू गेट अ कॉमन हेल्पलाइन नंबर। अब इंडिया ने ये चीज़ कैसे डिसाइड करी कि ये कॉमन हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए। ठीक है, देखिए 2012 में जो दिल्ली बस गैंगरेप का मामला हुआ था, निर्भया वाला केस, उसके बाद जो है एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई और उसी कमेटी के रिकमेंडेशंस पर ये यूज़ करने की बात की गई। ठीक है, कमेटी कौन सी थी, कमेटी का नाम याद रखेंगे, जस्टिस JS वर्मा कमेटी। ठीक है, इसमें फॉर्मर हाई कोर्ट जस्टिस लीला सेठ और फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया गोपाल सुब्रमण्यम भी शामिल थे। इसी कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिया था कि एक पब्लिक इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम जो है वो लाया जाए जिसको कॉल से एक्टिवेट किया जा सकता है। और इसी के बाद जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उसने इमरजेंसी नंबर 112 एलोट किया, और जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसने फॉर्मली इसको पूरे अक्रॉस इंडिया लॉन्च किया 19 फरवरी 2019 को। ठीक है, थ्रू आ निर्भया फंड टू प्रोवाइड वन स्टॉप सॉल्यूशन टू ऑल काइंड्स ऑफ इमरजेंसी, यानी कि जिस भी तरीके की इमरजेंसीज हैं उनके लिए ये एकमात्र सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को दिए अपने रिस्पॉन्स में 16 स्टेट, 16 राज्यों ने यह कहा है कि दे हैव पार्शियली इंटीग्रेटेड मल्टीपल हेल्पलाइंस इनटू द कॉमन कोड। ठीक है, मतलब इन्होंने सारी सर्विसेज तो नहीं, बट कई सारी ऐसी सर्विसेज या ऐसी हेल्पलाइंस है जिसको इसमें इंटीग्रेट कर लिया है। ठीक है, 10 स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक किसी भी तरीके का इंटीग्रेशन नहीं किया है, और 3 स्टेट्स के रिस्पॉन्स जो है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब ये कोड कैसे काम करता है, देखो ये एक सिंगल इमरजेंसी नंबर तो है ही है, इसके अलावा ये एक सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करता है टू मॉनिटर रिसोर्सेज एट अ डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल। जैसे उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो लखनऊ में एक कमांड सेंटर बनाया हुआ है ना, जहां से वेयर इट डायल्स विद इमरजेंसी कॉल्स अक्रॉस द स्टेट। जैसे यूपी 112 जो है इसको 2017 में शुरू किया गया। यहाँ पर बताया गया है कि इनके पास 6278 पुलिस रिस्पॉन्स व्हीकल्स हैं जो कि हॉट स्पॉट्स पर डिप्लॉय किए गए हैं। इनको लगभग दिन भर में 30,000 से ज़्यादा कॉल आती हैं, और इंटीग्रेटेड 25 सर्विसेज हैं जिसमें सेफ सिटी लखनऊ, लखनऊ स्मार्ट सिटी, है ना, UPSRTC मोबाइल ऐप, चाइल्ड हेल्पलाइन या चाइल्ड लाइन, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और इसमें यह भी कहा गया है कि इन्होंने रिसेंटली इसमें एक PM राहत को भी इंटीग्रेट किया है, जहाँ पर ये नियरेस्ट हॉस्पिटल की डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं जहाँ से आप कैशलेस ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका यही कहना है कि सेंट्रलाइज सिस्टम होने से क्या है कि आप रिसोर्सेज को बेटर मैनेज कर सकते हैं। ये बेसिकली UP 112 के एक सीनियर ऑफिशियल है, उनका कहना है। साथ ही साथ इन ऑफिशियल का ये भी कहना है कि जब हमारे पास कोई कॉल आता है तो सिस्टम जो है वो उसका इवेंट या टिकट अकॉर्डिंग टू द इमरजेंसी, मतलब फायर की इमरजेंसी है, एम्बुलेंस या पुलिस की इमरजेंसी है, उसके अकॉर्डिंग वो एक इवेंट या टिकट जो है वो क्रिएट करते हैं, और जो नियरेस्ट पुलिस रिस्पॉन्स व्हीकल है उसको ट्रिगर किया जाता है। मतलब जहाँ से भी वो फ़ोन कॉल वगैरह आई होगी उसकी नियरेस्ट देखा जाएगा कि कौन सा पुलिस रिस्पॉन्स व्हीकल है, वो उसको बोला जाता है कि आप जाके वहाँ पर जो है वो सर्विस प्रोवाइड कीजिए। ठीक है ना, आई होप बात समझ गए आप। चलिए, अच्छा आर्टिकल है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके बाद अगला आर्टिकल हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा आर्टिकल है कि वाई इंडियाज़ बिल्डिंग्स आर वल्नरेबल टू फायर, है ना। अभी हमने देखा कि पिछले
कुछ दिनों में काफ़ी इस तरीके की फायर की घटनाएं हुई हैं, है ना। तो इंडिया की बिल्डिंग जो है वो फायर से वल्नरेबल क्यों है और क्या करने की ज़रूरत है ताकि उनको फिक्स किया जा सके। देखिए यहाँ पर ये लिखा है कि कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में रिसेंट टाइम्स में मैंने आपको बताया कि इंडिया में कई सारी इस तरीके के फायर के इवेंट्स देखने को मिले हैं। दिल्ली का जो बीएनबी था, बेड एंड ब्रेकफास्ट, वहाँ पर 3 जून को इस तरीके की फायर हुई, 23 लोग मारे गए, है ना। और अभी कुछ मतलब लगभग आप कह सकते हैं कुछ हफ्ते पहले, मतलब एक हफ्ता पहले ही लगभग 22 जून को लखनऊ के एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में भी आग लगी और इससे लगभग 15 लोग जो हैं उनकी डेथ हो गई। ठीक है, अब ये इंसिडेंट जो है वो मतलब हमें ऐसी चीज़ के ऊपर फोकस करने पर मजबूर करते हैं कि हमारे जो इंडियन के अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर फायर सेफ्टी के क्या गैप्स हैं, ठीक है, मतलब क्या चीज़ की कमी है। तो इसी को लेकर यहाँ पर यह कहा गया है कि व्हाट टाइप ऑफ फायर कंसिडरेशंस डज वन नीड टू मेक फॉर अ मिक्स्ड यूज बिल्डिंग। ठीक है, यानी कि एक ऐसी बिल्डिंग जो कई तरीके के पर्पस के लिए यूज़ की जा सकती है, वहाँ पर किस तरीके के फायर कंसिडरेशंस होने चाहिए। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर इनका ये कहना है कि फायर सेफ्टी मेजर्स मस्ट एड्रेस द हाईएस्ट रिस्क। ठीक है, फायर एस्केप रूट्स बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर, यानी कि फायर एस्केप रूट्स होने चाहिए। फायर एस्केप रूट्स का मतलब है कि जब कभी अगर मान लीजिए आग लग जाए तो आप किस रास्ते से बाहर निकलेंगे, ठीक है, उस तरीके के फायर एस्केप रूट्स जो है वो होने चाहिए। और इस तरीके के फायर एस्केप रूट्स में सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास फ्री ऑफ कंबस्टेबल मटेरियल, यानी कि दीवार में इस तरीके की कोई पैनलिंग, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए, वहाँ पर कोई कंबस्टिबल मटेरियल नहीं होना चाहिए। मतलब हो सकता है कि वो जो एस्केप रूट है, फायर एस्केप रूट है, अगर उसमें ही कोई ऐसे कंबस्टिबल मटेरियल है, कंबस्टिबल मतलब जो फायर कैच कर सकते हैं, इन्फ्लेमेबल, है ना, अगर ऐसे मटेरियल में पता चला उन्हीं में आग लग गई तो आप निकलेंगे कहाँ से। ठीक है, एंड स्टोरेज अलॉन्ग द कॉरिडोर्स, स्टोरेज नहीं होनी चाहिए, मतलब रास्ता जो है वो बिल्कुल खुला होना चाहिए। नॉन कंबस्टेबल फॉल सीलिंग्स, जो अगर आपने फॉल सीलिंग भी लगाई है वो भी ऐसे मटेरियल की होनी चाहिए, नॉन कंबस्टेबल मतलब जलने वाला मटेरियल नहीं होना चाहिए। एंड एंश्योर वेंटिलेशन सो दैट स्मोक डज नॉट एंटर एस्केप कॉरिडोर्स आर क्रिटिकल बेसिक्स। ठीक है, और इस तरीके का वेंटिलेशन भी होना चाहिए ताकि जो एस्केप कॉरिडोर्स हैं, मतलब जहाँ से आपको बाहर निकलने का रास्ता है, वहाँ पर स्मोक या धुआं इकट्ठा ना हो। ठीक है, तो इस तरीके का प्रॉपर वेंटिलेशन भी होना चाहिए। इन नो केस शुड स्मोक फ्रॉम एस्केप कॉरिडोर्स एंटर स्टेयरवेल्स। ठीक है, जो एस्केप कॉरिडोर्स हैं वहाँ से किसी भी कीमत पे धुआं जो है वो स्टेयरवेल्स में नहीं पहुंचना चाहिए। स्टेयरवेल्स मतलब जो आपका सीढ़ियों का रास्ता होता है वहाँ पर। ठीक है, एक बिग एरिया होने की बजाय कंपार्टमेंटेशन करने की ज़रूरत है। कंपार्टमेंटेशन विद फायर एंड स्मोक चेक्स मेजर्स कैन रिड्यूस वल्नरेबिलिटीज़। कंपार्टमेंटेशन क्या है वो अभी आगे बताया गया है, मतलब छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बनाने हैं ताकि धुआं और आग जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही सीमित की जा सके। सिचुएशंस बिकम टाइम क्रिटिकल इफ द हाइट बिटवीन द फॉल सीलिंग एंड द फ्लोर इज लेस। ठीक है, ये भी बताया गया है कि अगर मान लीजिए जो फ्लोर है, ठीक है, रूम का जो फ्लोर है और जो फॉल सीलिंग लगाई हुई है, अगर उसके बीच का गैप कम है तो उसमें भी इशू आएगा। क्यों? क्योंकि उससे होगा क्या कि जो पूरा का पूरा स्पेस है वो जल्दी से धुएं से भर जाएगा, है ना, तो आपके पास मतलब इवैक्यूएट होने के लिए टाइम कम बचेगा। ऑफ कोर्स इंस्टॉलेशन ऑफ स्प्रिंकलर्स इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेजर्स। ठीक है, इन स्प्रिंकलर्स जो हैं वो होने चाहिए, है ना, लेकिन कंडीशन वही है कि उनका भी प्रॉपर इंस्टॉलेशन होना चाहिए और प्रॉपर डिज़ाइन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्प्रिंकलर्स वगैरह होंगे तो वाटर स्प्रिंकलर्स वगैरह होंगे तो आप आग में पानी डाल सकते हैं, तो उससे आग थोड़ा सा कंट्रोल हो सकती है। ये जो लखनऊ में इशू हुआ या फिर जो मालवीय नगर में इशू हुआ दिल्ली में, वो बीएनबी वाला, उसमें जो बिल्डिंग फैकेट्स हैं अपीयर टू हैव एग्रीवेटेड द फायर मल्टीफोल्ड। बिल्डिंग फैकेट्स का मतलब होता है कि जो बिल्डिंग का फ्रंट एरिया है उसमें बाहर की तरफ से क्या लगा हुआ है, ठीक है ना, तो इसमें ऐसा लग रहा है कि इन चीज़ों की वजह से जो आग है वो कई गुना बढ़ गई, लीविंग फायर फाइटिंग ऑपरेशंस रादर इनफेक्टिव। और जो फायर फाइटिंग ऑपरेशंस थे, मतलब जो फायर ब्रिगेड वगैरह वाले लोग उस फायर के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, वो काफ़ी ज़्यादा इनफेक्टिव हो गई। ठीक है, क्योंकि फैकेट का मतलब मैंने आपको बताया कि जो बिल्डिंग के फ्रंट साइड में बाहर की तरफ से चीज़ें लगी होती हैं, जैसे कि एसी की आउटडोर यूनिट्स। ठीक है, आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी जगहों पर या बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं उनमें एसी के जो आउटडोर यूनिट्स हैं, जो स्प्लिट एसी होते हैं, उनके आउटडोर यूनिट्स बिल्डिंग के बाहर की तरफ लगे होते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। या फिर फ्रंट साइड में आपने ये भी देखा होगा कि जैसे कोई भी बिल्डिंग है, खासकर अगर कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग है, तो उसमें डिस्प्ले बोर्ड्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा लगे होंगे, ठीक है, होर्डिंग्स वगैरह लगी होंगी। अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इन्फ्लेमेबल मटेरियल्स की बनी होती हैं, है ना, तो ये मतलब इनमें अगर आग लगे तो वो आग और तेज़ी से बढ़ती है, और सामने की तरफ से आप आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है कि जब बिल्डिंग का फैकेट जो है वो जलना शुरू हो जाए, यानी कि जो फ्रंट साइड है ना, फैकेट मतलब ये वर्ड फेस से आया है, तो वर्टिकल एक्सटर्नल फायर स्प्रेड कैन बी अनस्टॉपेबल। तो इसलिए फिर जो वर्टिकल डायरेक्शन में फायर बढ़ना शुरू होती है वो उसको रोक पाना एकदम से मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऐसे केसेस में अब ऑब्वियस सी बात है कि जो भी इस फैकेट में जो सामान है जो जल रहा है वो गिरेगा। ठीक है, हॉट डेब्रिस जो है वो गिरेगी, तो इससे
जो ग्राउंड लेवल फायर ऑपरेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। ठीक है, इफ एक्सेस फॉर फायर फाइटिंग इज ओनली ऑन वन फेज ऑफ द बिल्डिंग, फायर फाइटर्स मे नॉट बी एबल टू अप्रोच द फैकेड एज टेम्परेचर्स कैन बी अनसेफ। ठीक है, अगर मान लीजिए फायर फाइटिंग के लिए सिर्फ एक ही एक्सेस है, मतलब एक ही तरफ से अगर एक्सेस है एक ही डायरेक्शन में या बिल्डिंग के एक ही फेज में, क्योंकि जनरली होता यही है, जो मतलब आप कह सकते हैं कंजेस्टेड एरियाज में जो बिल्डिंग्स वगैरह बनी होती है उनका सिर्फ फ्रंट साइड ही ओपन होता है, बाकी तीनों तरफ से तो और अदर बिल्डिंग्स हैं वो तो पहले से ही ढकी हुई है, तो उनको तो एक्सेस कर ही नहीं सकते, है ना। तो अगर वही प्रॉब्लम है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आग लगी हुई है बिल्डिंग में और आगे की तरफ से जो फैकेट में मटेरियल है वो भी जल रहा है, तो उसको आप कंट्रोल करेंगे कैसे। ठीक है, और इसीलिए कहा गया है कि इस तरीके की सिचुएशन जो है वो ज़्यादातर शहरों में और टाउन्स में देखने को मिलती है। ठीक है, लखनऊ में अगर हम बात करें तो एज रिपोर्टेड इन लखनऊ दे कुडेंट गो डाउन द स्टेयर्स बिकॉज द फायर वॉज कमिंग फ्रॉम बिलो एंड पीपल वर स्टक ऑन द फर्स्ट फ्लोर। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि लोग जो हैं वो सीढ़ियों से नीचे नहीं जा पा रहे थे क्योंकि नीचे की तरफ से आग आ रही थी, और लोग जो हैं वो इसीलिए फर्स्ट फ्लोर पर एक मतलब इकट्ठा वो हो गए, फंस गए, है ना। आइदर द स्टेयर केस शुड हैव बीन वेल वेंटिलेटेड और अ सेकंड स्टेयर केस शुड हैव बीन प्रोवाइडेड। ठीक है, या तो जो स्टेयर केस है, जो सीढ़ियाँ हैं वो या तो वेल वेंटिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है, या तो फिर एक दूसरा सीढ़ियाँ या दूसरे स्टेयर केस जो है वो भी होनी चाहिए। इट वॉज अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग बट व्हेन द सेम वॉज टू बी यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पज अ सेकंड और अल्टरनेटिव स्टेयर केस शुड हैव बीन प्रोवाइडेड विच वुड हैव सेव्ड लाइफ। तो हालांकि वही मैंने बताया कि वो बिल्डिंग जो है वो डिज़ाइन की गई थी फॉर रेसिडेंशियल पर्पज़, लेकिन अगर आप उसको किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो पहले उस बिल्डिंग को थोड़ा सा मतलब उसमें इस तरीके के डिज़ाइन को ध्यान रखना होगा कि सेकंड या एक ऑल्टरनेट स्टेयरकेस भी बनाया जाए। अब कंपार्टमेंटेशन इन डिज़ाइन उससे कैसे मदद मिलती है। देखो, कंपार्टमेंटेशन का मतलब इन्होंने दिया है, कंपार्टमेंटेशन एक ऐसा फीचर है या एक ऐसा डिज़ाइन है जिसमें आप एंटायर फ्लोर एरिया को स्मॉल सेक्शंस में जो है वो डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो कि फुल ब्लोन फायर को लेट से 30 मिनट्स तक एंड्योर कर सकता है, 30 मिनट या 1 घंटे या 2 घंटे तक। ठीक है, तो मान लीजिए ऐसे में अगर कोई ऐसा सेक्शन है जो फायर को 45 मिनट तक कंट्रोल करके रख सकता है, मतलब अपने अंदर से फायर को बाहर नहीं निकलने देता, तो इससे क्या होगा कि जो उस जगह के ऑक्यूपेंट्स हैं उनको एस्केप करने का, उनको भागने का ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, है ना। और एट द सेम टाइम एक्सटर्नल सपोर्ट कैन प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ फायर। और ये भी फ़ायदा होगा कि अगर आग एक छोटे से कंपार्टमेंट में ही लिमिटेड है तो उससे एक्सटर्नल सपोर्ट के थ्रू हम फायर को ग्रोथ करने या बढ़ने से रोक भी सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए एक फ्लोर को आप इस तरीके के 45 मिनट के 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, तो यानी कि एक फ्लोर जो है उसमें लगभग आग से 135 मिनट तक लड़ा जा सकता है। ठीक है, रादर देन गोइंग अप इन फ्लेम्स ऑलमोस्ट इमीडिएटली। अगर इस तरीके का कोई कंपार्टमेंटेशन नहीं है तो पूरा का पूरा फ्लोर जो है वो एक साथ जल जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक वेल एस्टेब्लिश्ड लाइफ सेफ्टी मेजर है, ऐसा इनका कहना है। कि व्हाट आर अदर सेफ्टी मेजर्स दैट शुड बी इन प्लेस, और कौन से ऐसे सेफ्टी मेजर्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट प्रिवेंटिव मेजर्स सच एज फायर एस्केप रूट्स एंड कंपार्टमेंटेशन आर नॉट हैम्पर्ड। ठीक है, ये दोनों चीज़ तो होनी चाहिए, फायर एस्केप रूट्स और साथ ही साथ कंपार्टमेंटेशन। विदाउट मेंटेनेंस फायर फाइटिंग सिस्टम्स विल बी कम्प्लीटली इनइफेक्टिव। अगर मेंटेनेंस नहीं होगा तो फायर फाइटिंग सिस्टम जो है वो भी काम नहीं करेंगे। साथ ही साथ जो फायर सेफ्टी सिस्टम्स हैं विल ओनली परफॉर्म इफ द ऑक्यूपेंसी इज नॉट चेंज्ड and new risks are not added such as extra storage or using the building for other purposes than what was planned। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें होंगी कि मान लीजिए नए लोग उसमें ऐड हो जाते हैं या कुछ नए रिस्क ऐड हो जाते हैं, है ना, कुछ नई तरीके की एक्टिविटीज़ आप वहाँ पर करने लगते हैं, या फिर बिल्डिंग का जो पर्पस था, जो प्लान था, अगर उसके अलावा आप किसी और काम के लिए उस बिल्डिंग को यूज़ करने लग रहे हैं, तो फिर उससे जो आपके पास अगर फायर फाइटिंग सिस्टम्स हैं तो वो भी इफेक्टिव नहीं होंगे। वट आर द पॉइंट ऑफ वीकनेस इन हाई डेंसिटी एरियाज। अब हाई डेंसिटी एरियाज में प्रॉब्लम क्या होती है। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है एक्सेस की। ठीक है, फायर व्हीकल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग इस चीज़ को फेस करते हैं टू मैन्यूवर देयर वे अराउंड सो दैट दे कैन अराइव बिफोर द फायर मैच्योर्स टू अ फ्लैश ओवर फेस व्हेन फ्लेम्स स्प्रेड बियॉन्ड द साइड ऑफ फायर। ठीक है, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि इसीलिए होता है कि जब भी आग लगे तो तुरंत इस तरीके के जो फायर फाइटिंग व्हीकल्स हैं, ठीक है, मतलब फायर ब्रिगेड को बुलाया जाए, ताकि आग अगर एक बार मान लीजिए फायर अगर मैच्योर हो गई फ्लैश ओवर फेज तक, फ्लैश ओवर फेज का मतलब है कि जहाँ पर आग लगी है, ठीक है, उसके बियॉन्ड अगर आग फैलने लग जाए तो फिर बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, नॉट टू फॉरगेट द इम्पेडिमेंट्स ऑफ स्ट्रीट साइड पार्किंग एंड एनक्रोचमेंट्स। अब सड़कों के किनारे बहुत ज़्यादा पार्किंग वगैरह होती है या जो एनक्रोचमेंट्स वगैरह होते हैं, तो उससे इस तरीके के जो फायर ब्रिगेड्स वगैरह हैं वो वहाँ पर पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। दिस इज़ ऑफन निगलेक्टेड विद इन रेसिडेंशियल एरियाज। अब ये चीज़ें जो रेसिडेंशियल एरियाज़ हैं, जो रिहायशी इलाके हैं, वहाँ पर इनको निगलेक्ट किया जाता है। नॉर्मली 6 मीटर इज़ द मिनिमम स्पेस रिक्वायर्ड
but additional space is required for a variety of operations during a fire incident on a public street. Any street less than 9 मीटर वाइड इज़ अ प्रॉब्लम। यानी कि कोई भी सड़क अगर 9 मीटर की नहीं है, वैसे तो मिनिमम 6 मीटर तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, लेकिन कई तरीके के और ऑपरेशंस करने के लिए 3 मीटर और चाहिए, ठीक है, कुछ एडिशनल स्पेस भी चाहिए। यानी कि जो भी सड़क में 9 मीटर से अगर जगह कम होगी, ठीक है, टोटल स्पेस नहीं कह रहा हूँ मैं, ओपन स्पेस, अब साइड में वो पार्किंग की हुई है ना, या फिर जो इंक्रोचमेंट्स वगैरह किए हुए हैं, तो वो चीज़ों को हटा के कम से कम 9 मीटर की जगह होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होती है। वट डू पीपल नीड टू कीप इन माइंड व्हेन रिनोवेटिंग इंटीरियर्स? अगर कभी भी आप अपने घर का इंटीरियर रिनोवेट करवा रहे हैं तो किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि कंबस्टिबल मटेरियल्स आर करेक्टली असेस्ड एंड फायर डिटेक्शन, अलार्म एंड फाइटिंग इंस्टॉलेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, कंबस्टिबल मटेरियल कहाँ कहाँ पर है ना, फायर डिटेक्शन कैसे होगा, फायर अलार्म्स वगैरह, जो फाइटिंग इंस्टॉलेशंस है, ये सारे के सारे कंसिस्टेंट होने चाहिए। यूज़ ऑफ मटेरियल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कर्टन्स जो होते हैं, जो पर्दे वगैरह होते हैं, जो वॉल क्लैडिंग होती है, वो स्प्रेड ऑफ फायर में बहुत तेज़ी से कंट्रीब्यूट करते हैं। वॉल क्लैडिंग का मतलब है जैसे वॉल्स के ऊपर कुछ साउंड प्रूफ के लिए कुछ वो लगा लेते हैं, है ना, कुछ कवरिंग लगा लेते हैं, या कुछ वॉलपेपर्स टाइप के लगा लेते हैं, है ना, वॉल को कवर करने के लिए, वॉल को एस्थेटिक लुक देने के लिए। तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। और वॉल पैनलिंग जो मटेरियल है, वही मतलब जिससे आप वॉल को कवर कर रहे हैं, वो मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि फायर रिटार्डेंट, ठीक है, कि उसमें आग पकड़ने वाला मटेरियल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ तो चीज़ें फिर बहुत तेज़ी से जल जाएंगी। ठीक है ना, समझ रहे हैं बात? चलिए, तो आई होप आपको ये तीनों आर्टिकल्स समझ में आए होंगे। अब हम लोग जो हैं वो आज के इन आर्टिकल्स के बेस पर क्वेश्चंस जो हैं वो देख लेते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू रीसेंट यूएस सैंक्शंस वेवर ऑन इरानियन ऑयल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द वेवर परमिट्स द प्रोडक्शन, डिलीवरी एंड सेल ऑफ इरानियन ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स फॉर अ लिमिटेड पीरियड। येस, लिमिटेड पीरियड का ही है, सिर्फ 21 अगस्त तक का दिया गया है। इंडिया इमीडिएटली रिज्यूम्ड लार्ज स्केल इंपोर्ट्स ऑफ इरानियन क्रूड आफ्टर द वेवर वॉज अनाउंस्ड। ये तो मैंने बताया कि ऐसा नहीं है और ऐसा होगा भी नहीं लगता है। Concerns over payment mechanisms, insurance and secondary sanctions continue to influence Indian refiners' decision। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि इन्हीं चीज़ों की वजह से जो इंडियन रिफाइनर्स का फैसला है कि हम नहीं अपना जो मतलब रैंप अप करेंगे ऑयल बाइंग फ्रॉम ईरान, वो चीज़। तो आंसर विल बी 1 and 3, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज which one of the following best explains why India is unlikely to sharply increase imports of Iranian crude despite the temporary sanction waiver। ठीक है, कि मतलब इनमें से कौन सी चीज़ ये बताती है, बेस्ट एक्सप्लेन करती है कि इंडिया के ईरान के क्रूड ऑयल के ऊपर जो वेवर दिए गए हैं, उसके बावजूद भी इंडिया जो है वो अपना इंपोर्ट नहीं बढ़ाएगी। पहला पॉइंट यह है कि ईरान नो लॉन्गर पोजेसेस सफिशिएंट एक्सपोर्ट कैपेसिटी टू मीट इंडियाज डिमांड, कि ईरान के पास इतनी कैपेसिटी ही नहीं है, एक्सपोर्ट कैपेसिटी, की वो इंडिया की ज़रूरतों को पूरा कर सके, ऐसा तो नहीं है। सेकंड है कि इंडियन रिफाइनर्स आर टेक्निकली इनकेपेबल ऑफ प्रोसेसिंग ईरानियन क्रूड ऑयल, ऐसा भी नहीं है कि इंडियन रिफाइनरीज जो है वो टेक्निकली कैपेबल नहीं है कि वो ईरान के क्रूड ऑयल को प्रोसेस कर सके, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड वन से कॉमर्शियल अनसर्टेनिटी अराइजिंग फ्रॉम सैंक्शंस, पेमेंट सिस्टम्स, इंश्योरेंस, शिपिंग, लॉजिस्टिक्स and competition from China outweighs short-term benefits. Yes, this is correct. Last one says India has legally prohibited all import of crude oil from Iran. इंडिया ने कोई ऐसा लॉ या लीगली इसको प्रोहिबिट नहीं किया हुआ है कि ईरान से हम क्रूड ऑयल नहीं खरीदेंगे, लेकिन इन इश्यूज़ की वजह से वो नहीं खरीदना चाहते हैं। ठीक है, तो दिस इज आंसर इज सी। नेक्स्ट इट सेज विद रेफरेंस टू इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम। जो मैंने आपको ये नेशनल इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम बताया ना, उसको ERSS भी बोलते हैं। ठीक है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, ERSS 112 in India. Consider the following statements. ERSS 112 was launched to integrate multiple emergency helpline numbers into a single national-wide emergency number. Yes, this is correct. Second one says the number 112 was formally launched across India in 2019 under the Nirbhaya Fund. Yes, this is also correct. Next it says all states and union territories have fully integrated their emergency services with ERSS 12। मैंने आपको बताया फुल नहीं है, सिर्फ 5 ही हैं। ठीक है, उनमें से भी 3 जो हैं वो राज्य हैं, स्टेट हैं, गुजरात, केरला, हरियाणा, और 2 यूटीज़ हैं, दैट इज़ दिल्ली एंड लक्षद्वीप। तो सबने नहीं किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? तो 1 and 2 ओनली आर करेक्ट, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट इट सेज द अडॉप्शन ऑफ 112 एज अ कॉमन इमरजेंसी नंबर इन इंडिया was primarily based on recommendations of which of the following committees? सरकारिया कमीशन, जस्टिस JS वर्मा कमेटी, पंची कमीशन और NK सिंह कमेटी। आंसर मैंने आपको बताया जस्टिस JS वर्मा कमेटी, जो निर्भया जो बस का गैंग रेप कांड था 2012 का, उसके बाद बनाई गई थी। सरकारिया कमीशन और पंची कमीशन का नाम आपने पॉलिटी में सुना होगा, सेंटर स्टेट रिलेशंस को इवेल्युएट करने के लिए इन कमीशंस का यूज़ है। और NK सिंह कमेटी जो आपका FRBM एक्ट है, ठीक है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है 2003 का, उसको रिव्यू करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन बी।
Next it says, with reference to fire safety in urban buildings, consider the following statements. Compartmentation aims to divide a building into fire resistant sections to delay the spread of fire. Yes, this is correct. Installation of sprinklers alone is sufficient to ensure safe fire safety in high rise and mixed use building. ठीक है, मतलब स्प्रिंकलर्स का यूज़ करना को इंस्टॉल करना एडवाइजेबल है, बट अलोन ये सफिशिएंट है ऐसा नहीं है. ठीक है. स्मोक एंटरिंग स्टेयरवेल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ इवैक्यूएशन ड्यूरिंग अ फायर. ऑब्वियस ही बात है कि आपका जो इवैक्यूएशन है, ठीक है, जो एस्केप रूट है, अगर वहाँ पर ही धुआं आएगा तो फिर आप इवैक्यूएट या एस्केप कैसे कर पाएंगे, तो उससे आपकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो द आंसर इज सी. 1 and 3 आर करेक्ट. ठीक है. लास्ट वन इज, with reference to the following measures, which of the following measures are recommended to improve fire safety in mixed use or high rise building? Providing a second staircase or alternative escape route. Yes, इससे आपका fire safety improve होगी. Using non-combustible materials in false ceilings and wall paneling. Yes. Ensuring smoke-free escape corridors through proper ventilation. Yes. लास्ट वन से इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ कंबस्टिबल फेकेड मटेरियल टू रिड्यूस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट. ये गलत है. ठीक है, अगर फेकेड मटेरियल कंबस्टिबल होगा तो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ेगी. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो. द आंसर इज 1, 2 and 3 ए. ठीक है, आई होप बात क्लियर है. तो चलिए, जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि आप में से जो भी लोग सी सेट की तैयारी कर रहे हैं 2027 के लिए, तो 5 जुलाई से हमारा बैच शुरू हो रहा है ओनली एट 1799. अगर आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं. और अगर कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं. हाईलाइटेड आर्टिकल्स के लिए आप हमारा करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा. अगर आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. अपने कोई सजेशंस या फीडबैक देना चाहें तो वो भी हम तक ज़रूर पहुँचाएँ. तो चलिए, आज के लिए इतना ही. बाकी कल को फिर से मिलते हैं इंडियन एक्सप्रेस के डेली न्यूज़ एनालिसिस में. तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें. प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.